नमस्कार, राधे राधे। एक बार सभी मित्रों का फिर से स्वागत करता हूँ ब्रिजू स्टडी ग्रो में। दोस्तों, साइकोलॉजी के फिर से 30 प्रश्न लेके आया हुआ हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। आप 30 में से 25 प्रश्न सही कर रहे हो तो साथियों आपकी तैयारी बहुत अच्छी लेवल की है साथियों। ये क्वेश्चन सभी रीट पात्रता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जो आज हम कल हल करने जा रहे हैं साथियों। दोस्तों, आप अभी तक मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक शेयर सभी साथी करना। चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या साथियों, वो है दोस्तों अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। दोस्तों, बांडुरा द्वारा अधिगम का सिद्धांत कौन सा है साथियों? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत है दोस्तों, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। दोस्तों, कौन सा सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? अल्बर्ट बांडुरा ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है साथियों। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर देखें और कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। दोस्तों, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है वो किसने प्रस्तावित किया था दोस्तों? वो किया था दोस्तों पावलोव ने। किसने? पावलोव ने प्रस्तावित किया था दोस्तों। कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दोस्तों? दोस्तों, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था दोस्तों? वो किया था दोस्तों कोहलर ने। दोस्तों, कोहलर ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था दोस्तों? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। दोस्तों, संज्ञानवाद का सिद्धांत किसने की प्रस्तावित किया था दोस्तों? जीन पियाजे ने। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है साथियों? दूसरा प्रश्न है हमारा, वो क्या है साथियों? रैंडम केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए? रैंडम केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए साथियों? ऑप्शन है इसके 5 प्रस्तावित किए गए, 14 प्रस्तावित, या 16, या 8 दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों उन्होंने 16 प्रस्तावित किए गए थे दोस्तों। 16 रैंडम कैटल ने कितने प्रस्तावित किए थे? 16। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वो है साथियों निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत से सम्मिलित नहीं है दोस्तों? मान आवश्यकता के पदानुक्रम से सम्मिलित नहीं है साथियों। कौन सा है? वो है दैहिक आवश्यकता है साथियों, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद है दोस्तों, स्नेह एवं समृद्धता है दोस्तों, आत्म सिद्धि की है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों व्यक्तित्ववाद एवं समूहवाद दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है साथियों। दोस्तों, अब्राहम मैस्लो ने दोस्तों एक त्रिभुज के द्वारा हम इससे समझ सकते हैं साथियों। वो क्या है दोस्तों? इसे हम पहला उसने दिया था दोस्तों दैहिक आवश्यकता। कौन सा दिया था दोस्तों? दैहिक आवश्यकता दिया था। दूसरा दिया था दोस्तों उन्होंने, दूसरा दिया था साथियों उन्होंने सुरक्षा दोस्तों। कौन सा दिया था? सुरक्षा। तीसरा दिया था दोस्तों उन्होंने, तीसरा दिया था साथियों उन्होंने संबंध। क्या दिया था दोस्तों? संबंध। चौथा कौन सा दिया था साथियों? चौथा दिया था दोस्तों उन्होंने आत्म सम्मान की अवस्था दोस्तों। आत्म सम्मान कहा था दोस्तों। पांचवे को क्या कहा था दोस्तों? आत्म सिद्धि। आत्म सिद्धि कहा था दोस्तों पांचवे को। पहला दिया था दैहिक, दूसरा दिया था सुरक्षा, तीसरा दिया था संबंध, चौथा दिया था आत्म सम्मान, पांचवा दिया था आत्म सिद्धि साथियों। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? चौथा प्रश्न है हमारा साथियों, एक व्यक्ति में एक समय में दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है दोस्तों? एक व्यक्ति है जिसमें एक ही समय में दो विपरीत इच्छा प्रकट हो रही है साथियों, वह क्या कहलाता है? द्वंद्व कहलाता है, कुंठा कहलाता है, चिंता कहलाता है, दबाव कहलाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों द्वंद्व कहलाता है, द्वंद्व या संघर्ष कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों, ये किसने बताई थी? ये अवस्था बताई थी दोस्तों कूटलेविन ने। किसने? कूटलेविन ने बताई थी। ये द्वंद्व या संघर्ष की अवस्था किसने कहा था? कूटलेविन ने कहा था दोस्तों। कुंठा है दोस्तों, एक कुंठा क्या है दोस्तों? एक एक स्थिति ऐसी आती है दोस्तों, बच्चा जैसे 9th क्लास में 4 बार फेल होने के बाद बच्चा पढ़ना भी बंद कर दे, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? कुंठा या भग्नावेश कहते हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? पांचवा प्रश्न है साथियों,
निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोर ने संबंधित है साथियों। स्टीफन कोर से संबंधित कौन सा है साथियों। आधारभूत अनुसंधान दोस्तों, व्यवहारात्मक अनुसंधान दोस्तों, वैज्ञानिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो है क्रियात्मक अनुसंधान है। वो किससे संबंधित है, स्टीफन कोर से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वो है साथियों, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों। उपचारात्मक शिक्षण है वो किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त है दोस्तों। तेजी से सीखने वालों के लिए दोस्तों, धीमी सीखने वालों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, या रचनात्मक से सीखने वाले बालकों के लिए दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों धीमा सीखने वाले बालकों के लिए। कौन सा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 7वां प्रश्न है साथियों। वो है साथियों, शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। शिक्षण की कौन सी विधि है दोस्तों, खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत पर, शिक्षण का समाजशास्त्री सिद्धांत है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम है। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत दोस्तों। कौन सा सिद्धांत, वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है साथियों। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न है साथियों हमारा, एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। एनसीएफ 2005 की जो राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। ऑप्शन है इसके कोठारी थे दोस्तों, प्रोफेसर मेहत्रा थे दोस्तों, या यशपाल थे दोस्तों, या राममूर्ति थे साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों। इसका सही आंसर होगा वो दोस्तों प्रोफेसर यशपाल थे दोस्तों। कौन थे, प्रोफेसर यशपाल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है हमारा वो है साथियों, आरटीआई अधिनियम 2009 के किस आयु समूह के बालकों के लिए है दोस्तों। आरटीआई 2009 है वो किस आयु समूह के बालकों के लिए साथियों। 5 से 12 वर्ष के बालकों के लिए, 12 से 18 वर्ष के बालकों के लिए, या 7 से 15 वर्ष के बालकों के लिए, या 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ये 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है साथियों वो है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है दोस्तों। दैहिक अभिप्रेरक नहीं है साथियों इनमें से। उपलब्धि है, भूख है, प्यास है, नींद है। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपलब्धि है वो दैहिक अभिप्रेरक नहीं है दोस्तों। ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वो है दोस्तों, शिक्षण अधिगम की मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है दोस्तों। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है साथियों। अध्यापन शैली पर, विषय वस्तु पर, भाषा पर, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अध्यापन शैली पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न है साथियों वो है दोस्तों, आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी एवं अध्यापक अनुपात होना चाहिए दोस्तों। विद्यार्थी और अध्यापक अनुपात कितना होना चाहिए दोस्तों। 25:1, 35:1, 40:1, 30:1। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 30:1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30:1। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 13वां प्रश्न है साथियों, मध्य अवधि परीक्षा एक उदाहरण है दोस्तों। मध्य अवधि परीक्षा एक उदाहरण है साथियों। रचनात्मक मूल्यांकन का, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का दोस्तों, योगात्मक मूल्यांकन का, या नैदानिक मूल्यांकन का दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों योगात्मक मूल्यांकन का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है हमारा साथियों
कौन सा है 14वां प्रश्न? वो है दोस्तों, कौन सा रोग है जो वंशानुगत है दोस्तों? इनमें से कौन सा रोग है जो वंशानुगत है साथियों? कौन सा रोग है दोस्तों वंशानुगत है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों HIV एड्स। एड्स रोग है जो वंशानुगत है दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है हमारा साथियों। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है दोस्तों? बुद्धि का निष्पादन परीक्षण कौन सा है? भाटिया बैटरी परीक्षण, रोरसा परीक्षण, WAIS परीक्षण दोस्तों, रेयन का SPS परीक्षण दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों भाटिया परीक्षण। बैटरी का भाटिया परीक्षण ऑप्शन दोस्तों, सॉरी दोस्तों, भाटिया बैटरी परीक्षण दोस्तों वो है निष्पादन परीक्षण है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट करके बताते रहना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, कौन सा प्रश्न डाउटफुल है वो भी बताते रहना साथियों, ताकि आपकी डाउट अगली वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। दोस्तों 16वां प्रश्न क्या कहता है हमारा? 16वां प्रश्न क्या है साथियों? अच्छे से पढ़ना साथियों। मानव विकास आजीविका चला सॉरी दोस्तों, मानव विकास है वो आजीवन चलता रहता है दोस्तों। यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते दोस्तों, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है साथियों? दोस्तों ये कथन किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? सतत विकास का सिद्धांत दोस्तों, परस्पर संबंध का सिद्धांत है, समान प्रतिरूप का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं का सिद्धांत है दोस्तों। एक बार फिर से कथन को पढ़ता हूँ साथियों। मानव विकास आजीवन चलता रहता है साथियों, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है साथियों। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों समान प्रतिरूप का सिद्धांत दोस्तों। क्या? समान प्रतिरूप का सिद्धांत। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वो है साथियों, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है दोस्तों? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है दोस्तों? संवेदी पेशी अवस्था है साथियों, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था है, उत्तर सक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था है। वो कौन सी अवस्था है? जीन पियाजे के अनुसार अंतिम अवस्था है साथियों। जबकि दोस्तों संवेगात्मक पेशी अवस्था है वो दोस्तों प्रथम अवस्था है दोस्तों। याद रखना, संवेदी गामक पेशी अवस्था है वो दोस्तों कौन सी अवस्था है? प्रथम अवस्था है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा है? 18वां प्रश्न क्या कहता है साथियों? आनुवांशिकी के जनक कौन है साथियों? आनुवांशिकी के जनक कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ग्रेगर मेंडल थे दोस्तों। कौन थे? ग्रेगर मेंडल थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा वो है साथियों, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? अब्राहम मैस्लो ने, सिगमंड फ्रायड ने दोस्तों, कॉल्स रोजर्स ने दोस्तों, जीन पियाजे ने दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने प्रस्तावित किया था। किसने दोस्तों? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, सिगमंड फ्रायड ने दोस्तों। तो अब्राहम मैस्लो ने दोस्तों आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत प्रस्तावित किया था दोस्तों। कौन सा? आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। जीन पियाजे का सिद्धांत कौन सा दोस्तों? दोस्तों बाल विकास संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो जीन पियाजे का है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है साथियों, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु कितनी दी है दोस्तों? 12 है। तो उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात करनी है दोस्तों। क्या ज्ञात करनी है? बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि दोस्तों IQ ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है दोस्तों? MA/CA दोस्तों। क्या होता है? MA/CA इंटू 100 दोस्तों। MA का मतलब होता है दोस्तों मानसिक आयु, CA का मतलब होता है दोस्तों वास्तविक आयु। मानसिक आयु कितनी दे रखी है साथियों? मानसिक आयु दोस्तों रखी है 12 वर्ष।
जबकि दोस्तों वास्तविक आयु 10 वर्ष इंटू 100 दोस्तों। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा साथियों, बचा कितना दोस्तों 12 और 0 दोस्तों। 12 0 कितने के हो गए दोस्तों 120 हो गए साथियों। कितना आंसर है इसका 120 आंसर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है साथियों, व्यक्तिगत भिन्नता के निर्धारण करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है दोस्तों। व्यक्तिगत भिन्नता का निर्धारण करने में कौन सा जैविक कारक नहीं है साथियों। आनुवांशिकता, जन्मजात स्वभाव, अभिभावक बालक संबंध दोस्तों, शारीरिक स्वास्थ्य। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है दोस्तों अभिभावक बालक संबंध दोस्तों। ऑप्शन सी है दोस्तों इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्या साथियों, डाउन संलक्षण दोस्तों क्या है, डाउन संलक्षण का कारण है दोस्तों। कौन सा कारण है डाउन संलक्षण का, त्रिगुणसूत्रता 20 है साथियों, त्रिगुणसूत्रता 21 है साथियों, एक्स वाई गुणसूत्र साथियों, त्रिगुणसूत्रता 22 है साथियों। इसका सही आंसर है दोस्तों त्रिगुणसूत्रता कितनी है 21। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है साथियों, अगला प्रश्न है हमारा साथियों, विश्वसनीयता की अवधारणा से हास्य है दोस्तों। विश्वसनीयता की अवधारणा है उससे क्या हास्य है साथियों। निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्तांकों की बारंबारता, गणना की समरूपता दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, विश्वसनीयता क्या है साथियों, गणना की समरूपता दोस्तों। गणना की समरूपता है वो क्या है दोस्तों विश्वसनीयता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है दोस्तों। और समझिए दोस्तों विश्वसनीयता वो है दोस्तों एक बालक के प्राप्तांक हैं दोस्तों, वो है अलग अलग समय पर अलग अलग शिक्षकों द्वारा चेक किए जाते हैं या जांचे जाते हैं साथियों, परंतु उसके प्राप्तांकों में कोई अंतर नहीं आता। वह क्या साथियों विश्वसनीयता है। इसी को क्या कहते हैं गणना की समरूपता है दोस्तों। गणना कैसी आती है दोस्तों, समान आती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न क्या है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण का एक उदाहरण नहीं है दोस्तों। प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है साथियों। कौन सा नहीं है साथियों इनमें से, टी ए दोस्तों, SCT है दोस्तों, ड्रो ए मैंने दोस्तों, MMPI है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, MMPI है वो कैसा उदाहरण है दोस्तों, अप्रक्षेपी का है दोस्तों। दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है दोस्तों MMPI। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 25वां प्रश्न क्या है साथियों, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था दोस्तों। बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया साथियों, हावर्ड गार्डनर द्वारा, जीन पियाजे द्वारा, डेविड वेल्सलर द्वारा दोस्तों, एरिक एरिक्सन द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था साथियों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों हावर्ड गार्डनर द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है साथियों, NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। प्रमुख उद्देश्य क्या है साथियों गणित शिक्षण का, NCF 2005 के अनुसार। बता दूं दोस्तों NCF 2005 में गणित में प्रमुख स्थान किसे दिया गया था दोस्तों, बालकों को। किसको दिया गया था दोस्तों, बालकों को। क्योंकि गणित का शिक्षण किसके अनुसार होगा दोस्तों, बालकों के अनुसार होगा। NCF 2005 में कहा गया है साथियों। शिक्षकों की प्रशिक्षण द्वारा, कक्षा कक्षा अधिनियम द्वारा, बालक के चिंतन का गणितीकरण द्वारा दोस्तों, गणित की विषय वस्तु द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बालक के चिंतन के गणितीकरण द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 27वां प्रश्न क्या कहता है साथियों, पारितोषिक एवं दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों। पारितोषिक एवं दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है साथियों। इसका सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, सामाजिक सीखना दोस्तों, क्रिया प्रसूत के अनुबंधन सिद्धांत से दोस्तों, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से दोस्तों, संज्ञानात्मक सिद्धांत से। इसका सही आंसर है दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसका है दोस्तों,
ये दोस्तों स्किनर का है दोस्तों। किसका है? स्किनर का सिद्धांत है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसका है? स्किनर का सिद्धांत है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वो क्या साथियों? निम्न में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है दोस्तों? कौन सी एक प्रक्रिया जिसको बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पूर्व अनुभव दोस्तों, प्रतिबिंबन दोस्तों, कल्पना, तर्क। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, वो दोस्तों तर्क है, वो बाल्यावस्था से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न क्या है साथियों हमारा? 29वां प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों को मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षण का परिकल्पित किया जाता है दोस्तों? दोस्तों किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों को मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को प्रकल्पित किया जाता है साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? व्यक्तित्व को, बुद्धि को, उपलब्धि को, रचनात्मकता को दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपलब्धि को। कौन सा? उपलब्धि। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अंतिम साइकोलॉजी का क्वेश्चन है साथियों। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना साथियों। कमेंट करके बताना कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सेव हुए दोस्तों। दोस्तों विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है दोस्तों? समस्या का सामना करता है साथियों। किस समस्या का? व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है। वृद्धावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शिशु अवस्था में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों किशोर अवस्था में सामना करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है दोस्तों। दोस्तों अभी तक आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।